नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आज की लाइव कक्षा में। दोस्तों, आज कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से कार्नेलिया का गीत लेकर के हम उपस्थित हैं। पाठ 1 है ये। यह जो गीत है, इस गीत का हम सारांश भी देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी देखेंगे एवं इसमें कौन सा अलंकार है और क्या क्या प्रयोग किया गया है, भाषा के शिल्प विधान को भी देखेंगे। तो आप सभी लोग हमारी कक्षा में बने रहिएगा। यह जो कार्नेलिया गीत है, यह प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है, जिसमें सिकंदर के सेनापति सेलुकस का नाम आप सभी लोग सुने ही होंगे। सेलुकस की पुत्री कार्नेलिया जो है वो सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी है। वहां कार्नेलिया के मुख से जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति चित्रण के बहाने भारतवर्ष का यशोगान करवाया है तथा भारत देश की गौरवमयी पहचान निर्धारित की है। तो आइए देखते हैं गीत क्या है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे जाने क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुख किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरी करुणा जल। बरसाते आँखों के बादल बनते जहाँ भरी करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा, पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। हिम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। हिम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊंघते रहते सब जब, जग कर रजनी भर तारा। जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। कार्नेलिया जो है वह भारत भूमि की महिमा का बखान कर रही है।
प्रातःकालीन लालिमा से युक्त हमारा यह भारत देश बहुत ही आनंदमयी है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। विश्व के कोने कोने से आए ज्ञानियों, जिज्ञासुओं एवं सुख कामनाओं वाले मनुष्यों को यहाँ आकर तृप्ति एवं संतुष्टि का एहसास होता है। प्रातः काल में वृक्ष की फुनगियों पर लालिमा का सौंदर्य ऐसा लग रहा है मानो किसी ने जीवन रूपी हरियाली पर कुमकुम रूपी लालिमा बिखेर दी है। छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंखों वाली चंदन पक्षी चंदन वाली शीतल बयार के साथ जिस तरह अपने प्यारे घोंसले में जाने हेतु उत्साहित हो उड़े आते हैं, ऐसा मेरा मनोहर भारत देश है। वह कहते हैं कि अरुणिया मधुमय देश हमारा। भारत के लोगों की विशेषता इस गीत के माध्यम से स्पष्ट करती हुई कार्नेलिया कहती है, यहाँ के निवासी करुणा एवं दया से परिपूरित हैं। दूसरे के दुखों से द्रवित हो उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू ही बादल बन करुणा की वर्षा करते हैं। सागर की लहरें किसी अनंत से आकर अनंत भारतवर्ष को अपना आश्रय स्थल बनाती हैं। वस्तुतः अंत में कवि क्या कहते हैं कि वस्तुतः यहाँ की प्रातःकालीन शोभा वर्णनीय है। रात भर चमकने वाले तारे भोर के समय मदमस्त हो उगने लगते हैं तथा उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी घड़े के आकाश रूपी कुएं में डूबा कर लाती है, भारतवर्ष पर आनंद और सुख का प्रकाश बिखेरती है। तो ये ध्यान रखिएगा। रजनी का अर्थ होता है, रजनी का अर्थ क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रजनी यहाँ क्या है, तो रजनी यहाँ रात्रि से तात्पर्य है। इस गीत में भारत की गौरव गाथा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। छायावाद के स्तंभ जो है प्रसाद जी ने इसमें शिल्प शैली अपनी प्रस्तुत की है। शब्दावली इसकी तत्सम खड़ी बोली है। और ध्यान रखिएगा एक यहाँ पे है ना, छिटका जीवन हरियाली पर, छिटका जीवन हरियाली पर ये दिया हुआ है। मंगल कुमकुम सारा में कौन सा है, तो रूपक है। कौन सा है, तो रूपक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। लघु सुरधन से पंख पसारे, लघु सुरधनु से पंख पसारे, तो यहाँ भी उपमालंकार है। समीर सहारे बादल बनते, जब गाकर में छिका अनुप्रास है, छिका अनुप्रास कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा। से हमारा समीर सहारे है ना, समीर समीर सहारे बादल बनते यहाँ है ना, इन दोनों में क्या है, छीकानुप्रास है। आगे देख लेते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, इसमें क्या है, इसमें रूपक अलंकार है, ध्यान रखिए। हेम कुंभ से उषा सवेरे भरती ये इसमें क्या है, तो इसमें रूपक है, मानवीकरण अलंकार है तथा साथ में बिंब निर्माण का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है ना। हेम कुंभले उषा सवेरे भक्ति ढूंढलाती सुख मेरे, ढुलकाती सुख मेरे जो है ना, इसमें क्या है, इसमें रूपक भी है, मानवीकरण भी कर दिया गया है इसमें, और इसमें बिंब भी कहा गया है, बिंब भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। देवसेना का लोकगीत क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैंने ब्रह्म जीवन संचित मधुकरियों के भीख मिटाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। इसको ऐसे भी मैंने बता ही दिया था कि इसमें जो है देवशेना कहती है कि मैंने अभी तक तो मैं भ्रम में थी, मैंने अपना पूरा जीवन जो है स्कंदगुप्त के लिए बिता दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं जो अपने जीवन को नई दिशा की तरफ ले जाऊंगी।
अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? क्योंकि आशा बावली, पगली, बावली का अर्थ था पागल, अर्थात कि आशा बलवती होती जाती है। मनुष्य की आशाएं जो है वो दिनों दिन जो है बढ़ती रहती हैं, वो घटने का नाम नहीं लेती है। मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई, है ना। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि मैं तो उसके लिए बहुत मतलब अपनी सब कुछ मैंने समर्पण कर दिया, मैंने उनके लिए प्रतीक्षा करती रह गई, मैं जीवन से होड़ लगाती रह गई, लेकिन अंत में क्या हो गया? मुझे पता है कि मैं अब जितना भी दौड़ लगाऊंगी, कुछ भी करूंगी, फिर भी मेरी यौनावस्था चली गई, सब कुछ चला गया है, फिर भी मैं हार ही जाऊंगी। तो ये ध्यान रखिएगा। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए तो संमित स्वप्न की मधुमाई तान उठाई। तो यहाँ वो कहती है जैसे थका हुआ एक व्यक्ति है, वो आकर के जब छाया में विश्राम करता है, तो उसकी बात यहाँ पे वो कहती है। और लौटा लो, बोलती हैं कि मेरे पास जो जो प्रेम है, जो चीजें हैं, उसको आप लौटा लो। अब इससे कोई लाभ नहीं है, मैंने तो अपनी सारी लाज गंवा दी है। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? तो यह निराशा है, उसके ये कारण है कि उसका यौनावस्था चला गया है। वो प्रतीक्षा करते करते थक चुकी है कि जो है स्कंदगुप्त उसे मतलब अपना लेगा। और जब उसकी यौनावस्था चली जाती है, तब स्कंदगुप्त उसको कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रणय निवेदन करता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। अगला प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो मैंने तो बता ही दिया था। इसमें जो है भारत की गौरव गाथा एवं प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा करते हैं कवि। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ है होता है? तो उड़ते खग अर्थात कि खग जो पक्षी जो हैं वो उड़ रहे हैं। और बरसाती आंखों के बादल में यही विशेषता है कि बरसाती जो बादल हैं वो उनके काले काले मंडराते हुए बादल हैं, और वो जल की धारा बरसा रहे हैं, तो देखने में बहुत मनोहरम अथाह सुंदर दृश्य लग रहा है। हेम कुंबले उषा सवेरे, ये तो मैंने बता ही दिया कि इसमें रूपक अलंकार भी है, मानवीकरण किया गया है, और बिंब भी है इसमें। और इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए, तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया काव्यगत सौंदर्य में क्या है। जहाँ पहुंच अनजान चीज जिसको मिलता है एक सहारा, पंक्ति का आशय क्या है? तो यहाँ पे भारत में चाहे कहीं से भी कोई आता है, सबको भी यहाँ सबको आश्रय मिल जाता है, अर्थात कि यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ की गौरव गरिमा जो है, गाथा जो है, वो सब बहुत विस्तृत और विशिष्ट है। कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। तो बिल्कुल प्रकृति के मनोहरम सुंदर दृश्य को आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। योग्यता विस्तार में भोर के दृश्य को देखकर अपने अनुभव का व्यापक शिल्पी लिखिए, आप देख सकते हैं। आंसू पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए भाई। जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध रचना आंसू है। प्रसाद की कविता हमारा प्यारा भारतवर्ष तथा रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय के प्रति का कक्षा में वाचन कीजिए। तो बिल्कुल। आइए कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। संचित का अर्थ होता है एकत्रित। मधुकरियों का अर्थ होता है भिक्षा। संचित का अर्थ होता है एकत्रित, मधुकरियों का अर्थ होता है भिक्षा। निरोधता का अर्थ तात्पर्य है खामोशी। अनंत का अर्थ है अंतहीन एवं अंतहीन, न रुकने वाली। श्रमिक, श्रमित का अर्थ होता है परिश्रम करके थका हुआ। विपिन का अर्थ होता है जंगल या वन। उन्नीति का अर्थ होता है नींद से भरी हुई, सुनने की क्रिया। श्रुति का अर्थ होता है सुनने की क्रिया। विहग, विहग का क्या अर्थ होता है? तो अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग। सदृश्य का अर्थ तृषा के साथ। दृढ़ का अर्थ दृष्टि, मैंने ये सब बता ही दिया आप लोगों को। आगे देख लीजिएगा। अरुण का अर्थ होता है लालिमा युक्त। मधुमेह का अर्थ होता है मिठास से भरा। क्षितिज, जहां धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। तामरस, तांबे जैसा लाल रंग। नील का अर्थ होता है घोषला। मदिर का अर्थ होता है मस्ती पैदा करने वाला। रजनी मतलब रात्रि। मलय समीर मतलब दक्षिण वायु, मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवा। तो ध्यान रखिएगा। ये आपको मैंने स्पष्ट कर दिया। इस पाठ से जितने भी प्रश्न उत्तर बनने हैं, जितनी भी इसकी विशेषताएं हैं, वो सब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। तो दोस्तों, अब इस कक्षा में यही था। अगली कक्षा में अगले पाठ को लेकर के आएंगे, वो भी लाइव रहेगा। आप सभी लोग जुड़िएगा। आपको हर पाठ के सारांश को स्पष्ट करते हुए उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनेंगे उनको भी देख लेंगे, और उसकी विशिष्टता को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।